द सीक्रेट प्राइड ऑफ ब्लैक वुल की शुरुआत होती है एक फेस्टिवल से, जहाँ पे हर कोई एंजॉय करता हुआ दिख रहा था, बस एक लड़की को छोड़ के। वो लड़की कोई और नहीं, इस नोवेल की फीमेल लीड कैरेक्टर थी। उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत सारा ब्लीडिंग भी हो रहा था। और आसपास के सब लोग उसे देख के बोल रहे थे कि अरे यार, कोई डॉक्टर बुलाओ। पर वो किसी की चिंता किए बिना राजा के चैम्बर में घुस जाती है और जोर से दरवाजा खोलती है। यहाँ का राजा मतलब इस नोवेल का विलेन होइजो यॉन को देख के ये बोलती है कि अरे देखो, मेरे बर्थडे पे कौन आया है, मेरा पत्नी। पर बड़ी दुख की बात है, तुमने जो तलवार पकड़ी है मेरे बर्थडे पे, ये बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है, तो चलो वो तलवार नीचे रख दो, मैं यहाँ पे कुछ करने आई हूँ। ये गुस्से में यॉन होइजो को बोलती है। होइजो हंसता है और बोलता है कि यॉन मेरी पत्नी, अब तो गिव अप कर दो यार। कितनी बार मुझे मारने की कोशिश करोगी तुम, पर हर बार फेल हो जाती हो। और ये सुन के यॉन का मजाक बन जाता है उस भरी सभा में। तो यॉन अब बहुत ही ज्यादा सीरियसली उसे बोलती है कि क्यों मारा तुमने उन्हें, तुमने क्यों मेरे फैमिली को मारा, इससे तो अच्छा तुम मुझे मार देते। तो होइजो बोलता है कि अरे यार, तुम पागल हो, आप जिससे प्यार करते हो आप उसे मार सकते हो। तो यौन ना बहुत जोर से हंसती है और बोलती है कि प्यार, तुम्हें प्यार का मतलब पता भी है कि क्या होता है। तुमने मेरे फैमिली के हर एक मेंबर को मार दिया और उनका सर लटका दिया पैलेस के सामने। लड़का हो या लड़की, कोई भी मेरी ओर थोड़ी देर देखता है तो तुम उसका गला काट देते हो। मेरी बॉडी पे जबरदस्ती तुमने अपना नाम छपवा दिया है और तुम इसे प्यार बोलते हो। तो होइजो उसे देख के बोलता है कि हाँ मेरी जान, यही तो प्यार है ना? जैसे कि तुमने बोला, तुम्हारी बॉडी पे बस मेरा हक है, हर एक जगह पे बस मेरा हक है, इसलिए तो मैंने अपना नाम तुम्हारी बॉडी पे छपवा दिया। यहाँ पे यॉन बहुत जोर से चिल्लाती है और रोती है कि नहीं, ये बात सच नहीं है। पर अब होइजो अपना गद्दी छोड़ के उठ के आता है यॉन के पास और बोलता है कि तुम हमेशा ये चीज याद रखना, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे आत्मा पे, तुम्हारे से रिलेटेड हर चीज पे बस मेरा हक है। तुम हमेशा के लिए बस मेरी हो चुकी हो। यौन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा होपलेस इंसान हो प्यार में, है ना? चलो ठीक है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाली हूँ। होए जो समझ चुका था कि अब क्या होने वाला है आगे, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। यॉन ने तब तक सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। के बाद होए जो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चिल्लाता रहता है कि यार, कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई भी। यहाँ पे क्यों सब तमाशा देख रहे हो तुम लोग? यॉन लास्ट टाइम अपनी आंखें बंद करने से पहले एक लड़के को उसके लिए रोते हुए देखती है। यॉन सोचती है कि क्यों मेरे लिए कोई रोएगा, और अब मैं आजाद हूँ, मैं वहां पे जा सकता हूँ जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, इस दर्द से दूर, बहुत दूर। और इसके बाद आफ्टर लाइफ दिखाता है जहाँ पे यॉन बोलती है कि गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, प्लीज मेरी पुकार सुन लो, मुझे इस दर्द में फिर से नहीं जाना है, तो मुझे इस बार बचा लो। पर फिर से यॉन की आंखें खुलती है एक कार के अंदर। यॉन चौंक जाती है और बोलती है कि क्या क्या ये फिर से हो रहा है? जहां से मैंने शुरुआत किया था, क्या मैं वहीं पे फिर से पहुंच गई? तो क्या मेरी पुकार अनसुनी रह गई? क्या गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी? यॉन जोर से रोती है और चिल्लाती रहती है। उसी टाइम उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये होइजो है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब वो इस दुनिया में आई थी। पर शायद इस बार यॉन की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली थी, क्योंकि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वहां पे होइजो नहीं, उस नोवेल का मेल प्रोटैगनिस्ट था, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि अंडरवर्ल्ड एक्चुअली में क्या है। जहाँ पे इंसान रहते हैं उस जगह को ओवरवर्ल्ड बोलते हैं, और जहाँ पे आत्माएं रहती है उस जगह को अंडरवर्ल्ड मतलब डार्क वर्ल्ड भी बोलते हैं। हर एक इंसान के मौत के बाद उसके आत्मा को अंडरवर्ल्ड से ही होके अपने कर्म पथ पे जाना होता है। पर कभी कभार कुछ इंसान ओवरवर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं एक्सीडेंटली। यहाँ पे हमारी फीमेल लीड यॉन ये देखती है कि दूसरी बार की तरह इस बार उसके पेरेंट्स जिंदा बच गए। यहाँ पे मेल प्रोटैगनिस्ट आगे आता है तो यॉन के पापा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास फोन है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा मुश्किल में पड़ गए हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे आइडिया नहीं कि आप क्या बोल रहे हो और आप क्या मांग रहे हो, पर इतना समझ आ रहा है कि आपको हेल्प चाहिए मेरी, तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे वो मेल प्रोटैगनिस्ट बोलता है
कि इनको लेके जागोन के पास लेके जाओ। अब यॉन को याद आता है कि ये इंसान इस अंडरवर्ल्ड का रूलर है और होइजो का पिता है। यहाँ पे यॉन सोचती है कि मैं होइजो से पता नहीं क्यों नहीं भाग पा रही, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। यही सब कुछ सोचते सोचते अचानक से दिखता है कि यॉन का हेयर कलर ब्लैक से सफेद हो जाता है और इससे उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा शॉक में पड़ गई थी। ये देख के फीमेल लीड पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा हेयर सच में बहुत सुंदर है, ऐसा हेयर कलर यहाँ पे किसी का नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। ये सुन के यॉन के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं मेल लीड के ऊपर और बहुत ज्यादा चिल्लाते भी हैं। यहाँ पे यॉन सोचती है कि मुझे कैसे भी करके होइजो से मिलना अवॉइड करना ही होगा इस टाइम पे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पिछले बार के जैसे ही मेरा मौत हो जाएगा और मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी, तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता है और इस चीज को अवॉइड करने के लिए मुझे इस इंसान के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और यॉन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ पे यॉन के परिवार थोड़ा आपत्ति दिखाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि यॉन कभी भी उनकी बात सुनती ही नहीं है। यहाँ पे यॉन की बाकी फैमिली चली जाती है अंडरवर्ल्ड के राजा से मिलने, जबकि यॉन पीछे रह जाती है। यहाँ पे मेल प्रोटैगनिस्ट आगे आता है और यॉन को देख के ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की पहली बार देख रही हूँ। वैसे ये अजीब बात नहीं है कि तुम जैसी सुंदर लड़की मेरे साथ अकेली इस जंगल में है। यहाँ पे यॉन थोड़ी स्ट्रांग बनती है और मेल प्रोटैगनिस्ट से बोलती है कि शायद हम दोनों को प्राइवेट में बात करना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है। और मेन प्रोटैगनिस्ट भी यॉन की बात मान जाता है। यहाँ पे यॉन ये सोचती है कि ये मेरी थर्ड लाइफ है इस अंडरवर्ल्ड में और मैंने यहाँ से जो भी कुछ सीखा है वो सब कुछ मैं अपने दांव पे लगा दूंगी इस बार, क्योंकि इस बार मुझे होइजो से छुटकारा पाना ही है कैसे भी करके, और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो सब करूंगी, अपनी फैमिली को भी बचाऊंगी और खुद को भी। यॉन उस मेल प्रोटैगनिस्ट की ओर देख के बोलता है कि प्लीज टेक मी। एपिसोड 3 में हमें ये दिखता है कि यॉन की ये बातें सुन के ना वो मेल प्रोटैगनिस्ट थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम जो बोल रही हो उसका मतलब क्या होता है। तो यॉन बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और अपने मन ही मन में ये सोचती है कि अगर कोई भी जिंदा इंसान या फिर आत्मा इस अंडरवर्ल्ड में आ जाए तो उसका यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मुझे होइजो के अंडर में फिर से जाके नहीं रहना, क्योंकि वो दुनिया पूरी तरीके से नरक है। मेरी ये थर्ड लाइफ में मैं उस दुनिया में वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। तो यॉन यहाँ पे जोर से बोलती है कि प्लीज लेट मी बी योर वुमन। ये सुन के ना मेन लीड कैरेक्टर थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर वो खुश भी होता है और बोलता है कि यार तुम्हारे कन्फेशन में इतना दर्द कैसे है, सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लड़की हो। अपने दर्द को छुपाते हुए ऐसा स्वीट वर्ड तुमने यूज किया है मेरे सामने, शायद ही कोई करता होगा यहाँ पे, पर मैं तुम्हें जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। यहाँ पे यॉन उसके बातों के बीच में चिल्ला के ये बोलती है कि आई नो यू वांट टू टेक मी राइट। जब तुम्हें हम पहले दिखे थे तब एक्चुअली में इंसान बोलते हैं कि क्या तुम हर्ट हो, क्या मेरी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुमने सीधा बोला कि कोई तुम मेरी फैमिली को जंगन पर्सन के पास लेके जाना चाहते हो राइट। मुझे लगता है ये भी जो भी इंसान है ये इस दुनिया का रूलर है, पर तुमने पहले से ही मुझे उन लोगों से अलग कर दिया है, मतलब तुम रूल्स के खिलाफ जा रहे हो और मुझे अलग रखना चाहते हो। तो अब बताओ रहना तो तुम भी मेरे साथ चाहते हो है ना, क्या मैं गलत हूँ। मेन प्रोटैगनिस्ट ये सब सुन के एक वियर्ड रिएक्शन देता है और बोलता है कि चलो ठीक है माना, पर तुम्हें जानना बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। इसके बाद यॉन को घोड़े पे बैठा देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रपोजल है। वैसे तो मैं स्ट्रेंजर के साथ सोता नहीं हूँ, पर मैं ये भी नहीं मान सकता कि तुम मुझसे जेन्युइनली प्यार करती हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें एक्चुअली में मुझसे क्या चाहिए, तुम्हारा ये फेक कन्फेशन के पीछे तुम्हारा ट्रू इंटेंशन क्या है। यॉन उस मेल प्रोटैगनिस्ट के पूरे पास में आ जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम प्रोटेक्ट करना। वो मेल प्रोटैगनिस्ट मान जाता है और उसके बाद उसका घोड़ा दौड़ा देता है वहां से और बोलता है कि अच्छा हम दोनों ने तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, मेरा नाम हयाती है। मेरा नाम यॉन है, यॉन चे। हयाती बोलता है कि यार तुम्हारा नाम तो बहुत स्वीट है। थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह पे रुकते हैं और यान बोलती है कि ये कौन सी जगह है, तो हयाती बोलता है कि ये पैलेस का बैक एंट्रेंस है और ये जो फ्लावर तुम देख रहे हो ये फ्लावर बस अंडरवर्ल्ड में ही मिल सकता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में डे और नाइट जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए अंडरवर्ल्ड में जो
मैग्मा है उसी से अंडरवर्ल्ड को लाइट मिलता है और मैग्मा के एशेज़ से ये फूल उगता है, इसलिए ये फ्लावर बस तुम्हें अंडरवर्ल्ड में ही मिलेगा। अब यहाँ पे यॉन थोड़ा पास्ट में चली जाती है जहाँ पे उसे याद आता है कि होइजो भी उसे ये फूल दिया करता था एक टाइम पे। और यॉन के मुँह पे ये एक्सप्रेशन हायाती बहुत अच्छे से नोटिस कर पाता है। पैलेस के अंदर जाने के बाद यॉन एक लड़की को देखती है जो कि बस एक अटेंडेंट बन के आई थी वहाँ पे। पास्ट में वो लड़की यॉन की अटेंडेंट बन के यॉन के साथ रहती थी और वो बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान थी वहाँ पे। यॉन को ये बात याद आ जाता है और उसे लगता है कि एक सेकंड रुक जाओ, ये लड़की सारिम, ये तो होइचो के लिए काम करती थी ना, तो ये हायाती के अंडर में कैसे आ गई? यहाँ पे हायाती सारिम को देख के ये बोलता है कि सारिम इसे ले जाओ और इसके हेयर को सबसे अच्छे से कलर करना। इसके शाइनी हेयर को अच्छे तरीके से ड्राई कर देना, फिर इसको बाथ करवाना, इसको अच्छे कपड़े पहनाना और इसको मेरे बेडरूम में लेके आना। ये सुन के यॉन थोड़ी शॉक हो जाती है और हायाती की ओर देखने लगती है और हायाती बोलता है कि क्या तुम भूल गई? आज तो हम दोनों का पहला रात है ना? यहाँ पे हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 के शुरुआत में हमें दिखाता है सारिम यॉन को बोलती है कि आप मुझे फॉलो करो और उसे लेके ना पैलेस के अंदर जाती है। पैलेस के अंदर जाने के टाइम में वो बोलती है कि आज से आप यहीं पे रहोगी, तो फिर आप यहाँ पे फ्रीली घूम सकती हो कहीं पे भी। सारिम, एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, तुम मुझे आज से माय लेडी करके मत बुलाना और इतना फॉर्मली भी मुझसे बात मत करो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। और गलत मत समझना क्योंकि लॉर्ड हयाती के साथ मेरा वैसा वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम मुझे इतना फॉर्मली बात मत करो। तो यहाँ पे सारिम बोलती है कि आप जो ये बोल रहे हो ना, ये पूरी तरीके से गलत बात है, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हमारे लॉर्ड ने आपको माय लेडी करके बुलाया है, तो मैं उस जगह पे अपने लॉर्ड के ऊपर जाके आपसे ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? और दूसरी बात ये है कि लॉर्ड हयाती ने कभी किसी वुमन को अपने घर में नहीं लेके आए हैं। आप पहले इंसान हो जिसे लॉर्ड हयाती घर पे लेके आए हैं। ये जवाब यॉन कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा शॉक ज़रूर हो गई थी ये सुन के और अपने मन ही मन में ना ये सोचती है कि ओह गॉड! ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारिम ना उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो बोल नहीं पाती है और बोलती है कि शायद मैं आपको एक और चीज़ है जो नहीं बता सकती, पर मुझे जितना पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो लॉर्ड हयाती के लिए, इसलिए आपको लॉर्ड हयाती इस घर में लेके आए हैं। एक्सक्यूज़ मी सारिम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम मुझे लॉर्ड हयाती के बारे में कुछ बता सकते हो कि वो कैसे इंसान है? क्या आपको स्पिरिट गाइडेंस के बारे में कुछ पता है बाय एनी चांस? यॉन बोलती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या होता है ये चीज़? इस दुनिया में जो भी कोई जन्म लेता है वो अपने साथ एक बीस्ट की आत्मा को भी साथ लेके आता है। इंसान तो सब एक होते हैं पर आत्माएं अलग होती है, जैसे कि बर्ड की आत्मा या फिर मंकी की या फिर कोई बाघ की आत्मा। हम उसे ही स्पिरिचुअल गाइडेंस बोलते हैं। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो उस चीज को हम स्पिरिट बोलते हैं उस इंसान की। तो गार्डियन स्पिरिट की वजह से वो इंसान की ताकत को कम या ज्यादा किया जा सकता है। उसी के बलबूते पे यहाँ पे उस इंसान का रैंक तय किया जाता है। यॉन मन ही मन में ये सोचती है कि ये कॉन्सेप्ट उसे पहले से पता है क्योंकि वो अपने 2 लाइफ इस अंडरवर्ल्ड में ही बिता चुकी है। और जितना उसको पता है, जांगन जो कि इस दुनिया का राजा है जिसके पास टाइगर की पावर है और उसका बेटा होइजो जिसके पास ब्राउन बियर की ताकत है। लॉर्ड हयाती के पास ब्लैक वुल्फ की गार्डियन स्पिरिट है, इसलिए यहाँ पे हर कोई उन्हें ब्लैक वुल्फ के ही नाम से जानते हैं। ये सुन के यॉन थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि जिस तरीके से हयाती दिखता है उसे ब्लैक वुल्फ का नाम बहुत ज्यादा सूट भी करता है। इसके बाद बाथरूम में सारिम यॉन से पूछती है कि आपको कौन सा हेयर कलर करना है? क्या मैं आपका हेयर कलर लॉर्ड हयाती के जैसे कर दूं? शायद ब्लैक कलर अच्छा लगेगा, इससे आप लॉर्ड हयाती के जैसे मैच भी कर लोगी। यॉन ये सोचती है कि मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि सारिम इतना बात कर रही है क्योंकि मेरी पिछले 2 लाइफ में सारिम उतना बात नहीं करती थी और इतना हंसती भी नहीं थी। और यॉन को याद आता है पिछले लाइफ में सारिम ने उसे ये बोला था कि चाहे कोई भी चीज हो, सारिम उसके साथ हमेशा रहेगी। इसलिए यॉन सारिम पे भरोसा करती है कि सारिम यॉन को कभी धोखा नहीं देगी। इस 3rd लाइफ में ना बहुत कुछ पहले से ही चेंज हो चुका है यॉन के लाइफ में। पहली बात तो यॉन हायती से मिलती है
है होइजो के बदले में। दूसरी बात ये है कि उसके माँ-बाप बच जाते हैं, जो कि पिछले 2 लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। तीसरी बात ये है कि वो सारिम से मिलती है, जो कि होइजो के अंदर में काम करती थी और उसके बाद लास्ट में उसका हेयर कलर ब्लैक से व्हाइट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं था। अचानक से यहाँ पे सारिम बोलने लगती है कि माय लेडी, मैं कितना भी आपका हेयर ब्लैक करने की कोशिश करूँ, आपका हेयर ब्लैक हो ही नहीं रहा है। तो यॉन बोलती है कि कोई बात नहीं, बस मेरा हेयर कलर को थोड़ा-सा फेड कर दो, बस और कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारिम थोड़ी सैड हो जाती है और बोलती है कि माय लेडी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे आपका हेयर कलर हमारे लॉर्ड हायती के जैसे करना था, पर कोई बात नहीं, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही, पर ये कलर भी आप पे बहुत अच्छा सूट कर रहा है। इसके बाद ना सारिम वहाँ से चली जाती है और यॉन मन ही मन में ये सोचती है कि पिछली बार हमने जो बात किया था जंगल में हाथी के साथ, उसने बोला था कि कुछ डील है, मैं तो अपने बारे में ही बस बोलती गई, उसकी डील के बारे में मैंने सुना ही नहीं। शायद अब जाके मुझे उसकी डील के बारे में पता चले कि वो क्या चाहता है, बट इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बार होएजो से दूर रहना है और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। नहाने के बाद यॉन एक रूम में आती है जहाँ पे पहले से ही हाथी वेट कर रहा था और जैसे ही यॉन अंदर आती है ना, तो हाथी बोलते, अच्छा तो तुम इतनी जल्दी फ्रेश भी हो गई? मुझे लगा था कि लड़कियों को फ्रेश होने में और रेडी होने में टाइम लगता है। यहाँ पे यॉन ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाथी बोलता है, तुम मुझ पे गुस्सा मत करो, क्योंकि तुमने ही तो मुझे पहली बार बोला था कि मैं तुम्हें अपने अंडर में लूं, कि तुम मेरी बन के रहना चाहती हो। क्या तुमने ये बात मुझे नहीं बोली थी? हाँ, तुमने अपनी इसी सुंदर लिप्स से मुझे ये बात बोली है, मुझे अभी भी याद है। माय लॉर्ड, आपने बोला था कि आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बेड शेयर नहीं करते। ऐसा यॉन ना थोड़ा शॉक होके उसे पूछती है। हाँ, मैंने ये बात तो बोला है, ऐसा हायती बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा डील था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करूँ, तो इसलिए मेरा भी कोई डील मानना पड़ेगा ना तुम्हें। ऐसे ही तो दोनों इंसान के बीच में डील होता है ना? यॉन बोलती है कि मुझे पता है कैसे डील होता है। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या चाहिए मुझसे? आप ऐसा कौन-सा डील करना चाहते हो मेरे साथ? लॉर्ड हायती यन के पूरे करीब आ जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे साथ यहाँ पे मेरी दुल्हन बन के रहो। इसके साथ-साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि लॉर्ड हायती का ये स्टेटमेंट की वजह से जॉन कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाती है और बोलती है कि क्या करना चाहते क्या हो तुम? तुम्हारा माइंड 1 मिनट के जैसे ही बदल जाता है। क्या मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एक मज़ाक है? मुझे अब नहीं पता कि तुम अचानक से ये बात क्यों बोल रहे हो। एंड आई नो कि मैं तुमसे मिलने के बाद ही मेरे साथ रहने के लिए बताया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा ऐसे मज़ाक उड़ाओगे, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलोगे। यहाँ पे लॉर्ड हायती थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और यॉन को देख के बोलता है कि मुझे माफ़ करना, शायद मैं अपना फीलिंग तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पाया, इसकी वज़ह से तुम्हें मिसअंडरस्टैंड हो रही है, पर क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी समझाने के लिए? यहाँ पे दोनों बैठ के एक-दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाते हैं, जहाँ पे हायती बोलता है कि यॉन तुमने सही पकड़ा था, जांगोन एक स्पेशल फिगर है हमारे अंडरवर्ल्ड में। वो इस दुनिया का राजा है, उसका गार्डियन स्पिरिट टाइगर है और जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस दुनिया में। चांगोन के बाद उस गद्दी पे 2 इंसान ही दावेदारी लगा सकते हैं। एक है उसका बेटा, जिसका गार्डियन स्पिरिट ब्राउन बेयर है और दूसरा हूँ मैं और मेरा गार्डियन स्पिरिट ब्लैक वुल्फ है। यहाँ पे यॉन ये सोचती है कि ऐसा पहले कभी उसने सुना नहीं कि गद्दी पे 2 दावेदार है। वो 2 बार इस दुनिया में रिकार्नेट हो चुकी है और 2 बार ही बस होइजो ही था जो जांगोन के बाद गद्दी पे बैठा। ये सब यॉन के लिए थोड़ा अजीब तो था, क्योंकि 2 बार ज़िंदगी के बाद 3rd बार की ज़िंदगी में कुछ अलग ही हो रहा था उसके साथ। यहाँ पे लॉर्ड हायती फिर से बोलते हैं कि मैं इस गद्दी पे बैठना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दुल्हन बने, उसका पॉलिटिक्स से और राजमहल से कोई भी नाता ना रहे और इसी दौरान तुम मेरी ज़िंदगी पे आई यॉन। तो अब बताओ यान, क्या तुम मेरी फेक दुल्हन बन सकती हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर रेडी होके मेरे बेडरूम में चली आना आज रात। यॉन यहाँ पे थोड़ी-सी सैड थी, पर वो रेडी होके लॉर्ड हायती के बेडरूम में जाती है और सरीम उसकी मदद करती है यहाँ पे बहुत। यॉन सोचती है कि मैंने पिछले ज़िंदगी में मैंने जांगोन का कोई डिस्टेंट रिलेटिव के बारे में नहीं सुना था।
तो फिर इस जन्म में इसका डिस्टेंट रिलेटिव ब्लैक वुल्फ ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है? ये सब सोचते-सोचते यॉन लॉर्ड हायाती के कमरे में जाती है, जहाँ पे लॉर्ड हायाती भी उनके जैसा ही मैचिंग ड्रेस पहना हुआ था। यॉन और सोचती है कि जिस तरीके से लॉर्ड हायाती उसे यूज़ कर रहे हैं एज़ अ फेक वाइफ, वो भी लॉर्ड हायाती का टाइटल, पोजीशन और उसका पावर सब चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएगी, खुद ज़िंदा रहने के लिए और अपने परिवार को ज़िंदा रखने के लिए। यहाँ पे लॉर्ड हायती बोलते हैं कि क्या तुमने अपना डिसीज़न बना लिया है? हाँ, मैं तुम्हारी फेक वाइफ़ बनूँगी। लॉर्ड हायती बोलते हैं ठीक है, तो अब सब कुछ जब सेटल हो चुका है तब आगे के काम भी शुरू कर देते हैं। वो और बोलते हैं कि अब अगर कोई भी हमें देखता है तो हमें एक लवली कपल जैसा एक्ट करना है ताकि सबको ये पता चले कि मैं तुमसे और तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सब कुछ बोलते-बोलते लॉर्ड हायाती यॉन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और जैसे ही लॉर्ड हायाती यॉन के करीब आता है, वैसे ही यॉन को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है जहाँ पे होई जो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुआ करता था ज़बरदस्ती और ये चीज़ यॉन सहन नहीं कर पाती है और ज़ोर से धक्का मार देती है लॉर्ड हायाती को और यहीं पे हमारा चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। गाइस मैं आपके जैसे ही खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है और अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी साउंड अभी आ रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे रूम के विंडो पे बर्ड्स आके ऐसे ही बात करते रहते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगी और तब तक के लिए थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए।